Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching Vidyas Thaliwale sir. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया जो है वो हमारे ग्लोब पे कहाँ बिलोंग करता है और तो और इंडिया का साइज क्या है, यानी कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज क्या है, इंडिया की लैंड बाउंड्री कहाँ तक है, इंडिया की सी बाउंड्रीज कहाँ तक फैली हुई हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आप एग्जैक्ट पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस अमेजिंग वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है। जी हाँ, ये पूरे विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है हमारा देश। हमारा देश जो है म्यांमार से लेके पूरा अरब सागर तक को हमारे देश की जो सीमाएं थी, नेपाल से लेके हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के पार तक थी हमारे देश की बॉर्डर जो थे सारे। हमारा देश बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन आज डिवीजन और बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन के कारण हमारे देश की बाउंड्री जो है वो क्या हुई है, सिकुड़ गई है। पुराने समय में चाहे कोई भी हो हमारे कंट्री पे ही इन्वेड करना चाहता था, डच हो, पोर्चुगीज हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिश हो, है ना, ये सारे लोग, मुगल्स हो, ये सारे लोग इंडिया पे ही कब्जा करना चाहते थे। और तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो इंडिया पे कब्जा करने आए थे, जो कब्जा नहीं कर पाए, वो भी इंडिया पे आके ही रुक गए। तो इंडिया को जीत लेना मतलब पूरे वर्ल्ड को जीत लेने के बराबर हुआ करता था कभी एक समय में। पूरे वर्ल्ड का जो एंशियंट नॉलेज है वो इंडिया से ही बिलोंग करता है। वर्ल्ड की मोस्ट ओल्ड लैंग्वेज जिसे गॉड लैंग्वेज या संस्कृत भाषा, जिसे देव भाषा यानी कि संस्कृत भाषा को ही कहा जाता है, वो भी इंडिया को बिलोंग करती है। पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी या फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसे हम कहें या कॉलेज कहें, नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी हमारे देश में थे। पूरी दुनिया से दूर दूर के स्कॉलर लोग, स्टूडेंट लोग पढ़ने आते थे हमारे यहाँ। हमारे ही यहाँ एस्ट्रोलॉजी की पहले खोजी, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी यानी ग्रहों वगैरह की दिशा वगैरह, ये सब भी हमारे देश में खोज हुई। और तो और जो मेडिकल साइंस है ना, सर्जरी वाला, शल्य चिकित्सा जिसे कहा जाता है, वो भी हमारे इंडिया से ही है। आचार्य सुश्रुत बहुत फेमस, उन्होंने ही किया हुआ था स्टार्टिंग। और तो और बहुत सारी मैथमेटिकल इन्वेंशन, मैथमेटिकल मेथड्स की शुरुआत भी, नंबर सिस्टम जीरो कहाँ इन्वेंट हुआ, इंडिया में ही हुआ है इन्वेंट। तो इतने सारे नॉलेजफुल रिच पास्ट जो हमारा रहा है, इवन गोल्डन बर्ड के नाम से भी हम लोग जाने जाते थे। तो ये हमारे कंट्री की हिस्ट्री रही है। तो हमें इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में पढ़ना है। तो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है। ठीक, वो इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। पूरे वर्ल्ड में जो पहले इंसान है जिन्होंने सोसाइटी में रहना शुरू किया, उनमें से इंडिया क्या है, एक है। दूसरी बात जो हम करें तो इंडिया ने क्या किया है पिछले 15-20 सालों में, लास्ट 15 to 20 ईयर्स में इंडिया ने क्या किया है, दोनों तरफ में प्रोग्रेस की है। जैसे कि सोशल प्रोग्रेस भी और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस भी। सोशल प्रोग्रेस मतलब क्या, हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट हुआ है, हम लोग समाज में उन्नत हुए, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, हम लोग की सोच भी और डेवलप हुई है। ठीक, और तो और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस मतलब हम लोग जिस इकोनॉमिक कंडीशन में थे उससे क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, बढ़ी है। तो ये इंडिया के बारे में बताया गया है। और तो और हमने ना सिर्फ इकोनॉमिक और बाकी चीज़ों में, सोशल में प्रोग्रेस किया है, बल्कि हमने हर डिपार्टमेंट, हर एक फील्ड में, जैसे कि टेक्नोलॉजी का फील्ड है, एजुकेशन का फील्ड है, जितने भी फील्ड है, इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चर हो, सब में हमने डेवलपमेंट हासिल किया है। एग्रीकल्चर में वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में, सेकंड थर्ड रैंक लगता है हम लोगों का, बहुत सारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स उगाने में। और तो और जो इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ बहुत फेमस, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हमारे इंडिया में प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, हमारे इंडिया में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है। इवन दुनिया में सबसे बेस्ट साइंटिस्ट प्रोड्यूस करने का जो भी है रिकॉर्ड, वो भी इंडिया के नाम ही है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पे हेड पोस्ट पे इंडियन ना हो। गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक हर जगह आप देख लीजिए, इंडियंस ही भरे हैं और वो सब टॉप है और रूल कर रहे हैं, सीईओ तक हैं। एक तो इंडिया जो है बहुत ही रिच रहा है और आज भी इस रिच प्रोग्रेस की तरफ चल रहा है। तो इसी इंडिया के बारे में हमें और भी डिटेल में ज़्यादा डिस्कस करना है कि इंडिया अपने साइज और लोकेशन के हिसाब से इस ग्लोब के ऊपर, अर्थ के ऊपर, इस एशिया कॉन्टिनेंट में कहाँ और कैसे बिलोंग करता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंडिया के लोकेशन के बारे में। तो इंडिया की जो भौगोलिक स्थिति यानी जोग्राफिकल लोकेशन है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इंडिया का जो जोग्राफिकल लोकेशन है, तो आपको बता दें कि इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। एशिया जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, और उसमें इंडिया कंट्री है। ठीक, और तो और अर्थ जो है एक स्फीयर है। तो एक स्फीयर मतलब उसका हाफ किया जाए तो क्या होता है, हेमिस्फीयर। तो अपर पार्ट को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लोअर पार्ट को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो अर्थ को ऐसे दो भागों में अगर बांटा जाए तो इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में आता है,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है। तो इंडिया बिलोंग्स टू एशिया कॉन्टिनेंट एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, ध्यान रखिएगा, वन वर्ड में पूछा जाता है अक्सर ऑब्जेक्टिव के रूप में। इंडिया जो है कौन से कॉन्टिनेंट में बिलोंग करता है? एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक, और कौन से हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट दो भागों में डिवाइड है, यानी यहां से कुछ ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जाती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करती है। ठीक, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो लाइन क्या करती है? इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। यानी इंडिया जो है लगभग, अगर ये इंडिया है तो इंडिया लगभग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक अपर पार्ट ऐसा नीचे। वो किस वजह से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन कुछ ऐसी जाती है इंडिया से होते हुए गुजरते हुए, ऐसी कर्व शेप में थोड़ी सी जाती है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन जो है इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहली बात, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट बिलोंग करता है और कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दूसरी बात, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पास करती है जो इंडिया को क्या करती है? ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो तीसरा हम देखते हैं ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है कहां कहां से बिलोंग करती है? ये हमारे गुजरात के स्टेट से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन स्टेट्स से होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन से कर्व फॉर्म करते हुए, लूप फॉर्म करते हुए गुजरती है। ठीक, जिसकी वजह से इंडिया ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, नॉर्थ और साउथ के पार्ट में। ठीक है, और तो और इंडिया जो है वो इंडिया के पास 2 आइलैंड ग्रुप भी सिचुएटेड है। 2 आइलैंड ग्रुप मतलब एक ऐसा आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में, जिसे हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी जो बांग्लादेश के किनारे में है ना, इंडिया के कुछ पार्ट में है, ईस्ट तरफ में, इंडिया के ईस्ट तरफ में है आपको बे ऑफ बंगाल में, जो सदर्न पार्ट में है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो बिलोंग करता है इंडिया के साउथ वेस्ट वाले में, जहां पे हमें अरेबियन सी है, सऊदी अरब के साइड में जो अरेबियन सी है जिसको अरब सागर बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, बांग्लादेश तरफ बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, उधर क्या है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोअर पार्ट में, सदर्न वाले में। ठीक, और इधर अरेबियन सी सऊदी अरेबिया के तरफ में जिसे कहा जाता है अरब सागर, उसके साउथ पार्ट में क्या है लक्षद्वीप आइलैंड है। तो 2 आइलैंड ग्रुप भी इंडिया के पास प्रेजेंट है। तो ये इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन है, अर्थ के ऊपर, ग्लोब के ऊपर और एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो इंडिया के लोकेशन के जानने के बाद अब हम पढ़ेंगे इंडिया के साइज के बारे में। तो इंडिया का जो लैंड मास है टोटल वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ, इंडिया का जो लैंड मास है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, इतना दूर फैला हुआ है। और जो पूरे वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल लैंड है, पूरे वर्ल्ड का जो लैंड है उस 100% लैंड में से इंडिया जो है 2.4% लैंड क्या करता है ऑक्युपाई करता है। यानी इंडिया का लैंड मास जो है 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इंडिया का जो लैंड मास ज्योग्राफिकल लैंड है पूरे वर्ल्ड का, उसमें से कितना ऑक्युपाई करता है तो 2.4% ऑक्युपाई करता है। और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है 200 से ज्यादा कंट्रीज, उन कंट्रीज में से इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। इन सभी 6 कंट्रीज के बाद इंडिया का रैंक क्या है 7th लार्जेस्ट है। तो उसके बाद हम देखें तो इंडिया की जो आइलैंड बाउंड्री है वो टोटल 15,200 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। यानी इतने आइलैंड्स हमारे पास। ये जो दोनों आइलैंड है वो हमें अभी कहाँ मिलेंगे, नॉर्थ साउथ। अगर हम मैप ऐसा बना लें तो हमें देखने कहाँ मिलेगा, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये ईस्ट वेस्ट। तो बीच में क्या है इंडिया है। बीच में जो इंडिया है ये लैंड बाउंड्री से हमें यहाँ देखने मिलता है बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्या है बे ऑफ बंगाल है। ठीक, और इस साइड में क्या है अरेबियन सी है। इस साइड में है क्या अरेबियन सी। तो इस वेस्ट साउथ में, इस साउथ में ही क्या दिखाई देता है हमें, कौन सा आइलैंड है हमें पास लक्षद्वीप। और जो इस बंगाल के साइड में जो है साउथ बंगाल के साइड में कौन सा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया इंडिया का। ठीक, और साइज की बात तो हम कर ही रहे हैं। तो जो आइलैंड बाउंड्री टोटल कितनी फैली हुई है 15,200 किलोमीटर तक की। और जो कोस्टल लाइन है समुद्र किनारे की जो लाइन है वो टोटल कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर हमारे कोस्टल लाइन की बाउंड्रीज हैं। तो ये हो गया इंडिया का साइज। तो अगर हम इंडिया के एक्सटेंड की बात करें, एक्सटेंड का मतलब इंडिया जो है नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक इस डायरेक्शन में जो फैला हुआ उसका एक्सटेंशन है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इंडिया जो है नॉर्थ साइड में अपने यंग फोल्डेड माउंटेन्स, यानी इस नॉर्थ साइड में आप देखेंगे जो कर्व है इंडिया के मैप में, वहां पर जो है इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन्स से घिरा हुआ है। इट इज बाउंडेड विथ यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये यंग फोल्ड माउंटेन क्या होता है हम उसकी बात कर लेते हैं आपको। देखिए जो यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब होता है जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स
यानी कि जो अर्थ में जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो 7 टेक्टोनिक प्लेट से बना है। इसकी बात हम आने वाले सेकंड चैप्टर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में करेंगे, लेकिन शॉर्ट में आपको हम बता दें, इंट्रोडक्शन दे दें कि जो अर्थ है वेरियस लेयर से बनी है। तो अब जो वो दो लेयर आपस में टकराती हैं, समझ लीजिए आप, वो दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट से टकरा के इसे ऊपर चली जाती है ना, तो ये एक के ऊपर एक जब चट्टाने रॉक्स चढ़ती हैं, एक के ऊपर एक रॉक्स जब फोल्ड होती है, ऐसे ऐसे फोल्ड होके वो बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। और इस तरह के माउंटेन को क्या कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो हमारा जो हिमालय माउंटेन रेंजेस है वो क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है। उसी से हमारा इंडिया जो है नॉर्थ साइड में क्या है, बाउंड है। इंडिया का मैप जो है जम्मू कश्मीर और बंगाल के बीच जो कर्व है, ऐसा आपने देखा है मैप में, वो क्या हमारा यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। अब हम बात करते हैं इंडिया का जो एक्सटेंशन है नॉर्थ से लेके पूरा साउथ तक, यानी इस अपर पार्ट से लेके लोअर पार्ट तक, जम्मू कश्मीर में कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो बाउंड है, जो एक्सटेंशन है हमारी कंट्री का, उसकी हम बात करते हैं। तो दिस लैंड मास एक्सटेंड टुवर्ड्स इंडियन ओशियन। तो ये जो भी पार्ट है नॉर्थ से लेके साउथ तक, इस लोअर पार्ट तक क्या है, इंडियन ओशियन तक फैला है। नॉर्थ साउथ यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशियन है। यहाँ पर जो हमारा कंट्री का क्या पाया जाता है, इंडियन ओशियन तक फैला हुआ है। जो सी है वो इंडियन ओशियन है, ठीक, इंडियन ओशियन। और नॉर्थ से लेके साउथ तक इंडियन ओशियन है। तो यहाँ इस पूरे पार्ट में क्या है, इंडियन ओशियन है। अब इंडिया के मैप को आपने देखा होगा, इस तरह से टिपिकल कोनिकल कर्व है, आपने देखा ना, इस कोनिकल शेप में है, इस तरह से कोन है नीचे लोअर पार्ट में। तो ये जो कोन है इस तरह से ईस्ट को अलग डायरेक्शन में देता है और वेस्ट को अलग डायरेक्शन में डिवाइड कर देता है। यानी ये जो इंडिया का कोनिकल शेप जो है, यानी साउथ तक जो फैला हुआ है, वो इंडियन ओशियन के साथ साथ दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, इस ईस्ट साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल, और इस वेस्ट साइड में क्या है हमारा, अरेबियन सी है, अरब सागर जी। इस तरह से जो पूरे सी स्ट्रक्चर को क्या करता है, डिवाइड करता है इंडिया का लैंड मास। यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक एक्सटेंशन है। नॉर्थ के कर्व में जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स पाए जाते हैं, और साउथ में क्या है, नीचे लोअर पार्ट में इंडियन ओशियन है। और ईस्ट से लेके वेस्ट तक क्या करता है, वो सब इंडियन ओशियन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक तरफ क्या होता है, बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट में है, और वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। तो चलिए हम उन्हीं पॉइंट्स की बात करते हैं। तो इंडिया का लैंड मास कहाँ तक फैला हुआ है, इंडियन ओशियन नीचे तक पूरा फैला हुआ है, एक्सटेंट है वहां तक। दूसरी बात, इट डिवाइड्स अरेबियन सी इन वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ बंगाल इन ईस्ट। जो क्या करता है, ये जो लैंड मास है इंडियन ओशियन को, अरेबियन सी को वेस्ट में डिवाइड कर देता है, अरेबियन सी वेस्ट में, और साथ ही साथ वेस्ट और बे ऑफ बंगाल जो उसको ईस्ट में। तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, और नीचे साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशियन यहाँ बीच में बिलोंग करता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। किसने, इंडिया के लैंड मास ने। और तो और नॉर्थ से लेके साउथ तक का डिस्टेंस, ये नॉर्थ से साउथ तक यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल 3214 यानी 3214 किलोमीटर डिस्टेंस है नॉर्थ से साउथ तक का। इंडिया के हम एक्सटेंशन की बात करें, कहां से कहां तक फैला है, नॉर्थ से लेके साउथ तक कितना किलोमीटर फैला है, टोटल 3214 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट तक यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक जो फैला है उसका, वो है एक्सटेंशन टोटल 2933 किलोमीटर। तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो एक्सटेंशन है वो है 2933 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमारे इंडिया का लैंड मास का क्या है, एक्सटेंशन है। अब इसकी बात हम करेंगे अगले टॉपिक्स में, इसको भी हम और इंक्लूड करते चलेंगे। तो चलिए हम अपना पढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हमें बात करनी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IST भी कहा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। तो वो इंडिया का जो अर्थ डायरेक्शन जो मूवमेंट होता है, इंडिया जो है अर्थ के जिस फेस ऑफ पे आती है सन के सामने, जब उस अर्थ का ऐसा रोटेशन होता है, ऐसा मूव होता है, तो एक पार्ट इंडिया का सन की तरफ जल्दी जाता है और एक पार्ट लेट आता है। तो इंडिया के अगर डायरेक्शन की बात हम कर लें, अगर इधर ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट में आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश है, और वेस्ट में आप जानते हैं क्या है, गुजरात है, ठीक। ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट में गुजरात है। तो अर्थ को मूव होते हुए, अर्थ को ईस्ट से वेस्ट तक पहुंचते हुए, इस तरह से मूवमेंट होते हुए अर्थ के सन के फेस ऑफ, सन के सामने आते हुए कम से कम 2 घंटे का समय लग जाता है। यानी ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सन उग जाता है, और हमारे गुजरात तक पहुंचते पहुंचते लेट हो जाता है। यानी कि जो टाइम है वो 2 घंटे का ऑलमोस्ट पीछे चलता है, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे का टाइम लैग है, यानी दोनों के बीच टाइम डिफरेंस जो है कितना है, 2 घंटे का। यानी यहाँ जल्दी 2 घंटे पहले रात हो जाती होगी और यहाँ लेट होता होगा 2 घंटे रात। तो इस तरह से क्या हो रहा है, टाइम लैग हो रहा है। तो अगर हम गुजरात में 5 बज देते हैं और यहाँ पर
4 बजते हैं या 3 बजते हैं तो हम टाइम डिफरेंस बहुत देख सकते हैं, यानी सेम टाइम हम ले ही नहीं सकते दोनों जगहों पर, है ना, अगर अलग अलग दिन के हिसाब से देखा जाए तो इसलिए क्या किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो डायरेक्शन है, यानी ना ईस्ट से टाइम जोड़ना है ना ही इस वेस्ट से टाइम जोड़ना है, क्योंकि ईस्ट से जोड़ेंगे तब भी 2 घंटा आगे और वेस्ट से जोड़ेंगे तब भी 2 घंटा पीछे, यानी कि दोनों के बीच में क्या है 2 आवर्स का टाइम लगेगा। यानी अगर हम कहीं से भी स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं टाइम का तो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम पीछे हो जाएगा या फिर आगे हो जाएगा ऑलमोस्ट 2 आवर्स। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एक मिडिल पॉइंट चूज कर लेंगे। जो क्या किया जाता है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, यानी उत्तर प्रदेश से जो टाइम लैग पास होता है, जिसे मिर्जापुर गांव का एक गांव नहीं हम शहर कह सकते हैं, मिर्जापुर एक सिटी है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जो लाइन है मेरिडियन की वो जाती है। तो इससे क्या होता है, हम इस बीच के मिडिल पॉइंट को क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं, ना 2 घंटा इधर आगे ना 2 घंटा इधर पीछे, तो मीडियम टाइम जो है मेरिडियन टाइम है हम उसे ले लेते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर का जो टाइम है वही पूरे इंडिया में क्या माना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, IST माना जाता है। यानी सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसी टाइम को क्या करते हैं, एज ए स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। तो यही है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आपको क्लियर हो गया इंडियन स्टैंडर्ड क्या है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है कि ईस्ट और वेस्ट के बीच, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच क्या है, 2 घंटे का टाइम लगेगा, टोटल 2 आवर्स क्या है, टाइम का डिफरेंस है। तो हम कहीं का भी इनिशियल पॉइंट ना अरुणाचल प्रदेश का ना गुजरात का ले सकते हैं, क्योंकि अगर अरुणाचल प्रदेश का लिया तो 2 घंटे आगे हो जाएंगे और गुजरात के लिए तो 2 घंटे पीछे हो जाएंगे। तो हमें ना टाइम से आगे चलना है ना पीछे चलना, हमें एग्जैक्ट टाइम पे चलना है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक मीडियन, दोनों के बीच का मिडिल पॉइंट, मेरिडियन पॉइंट कौन सा है, वो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, वो टाइम हम जोड़ लेते हैं। यानी वहां पे टाइम को हम अस्टे टाइम मानते हैं, यहाँ के टाइम को और यहाँ के टाइम को नहीं गिनते। कौन सा टाइम हम मानते हैं स्टैंडर्ड, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर का टाइम स्टैंडर्ड मानते हैं। और वही टाइम जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में हर जगह पर उसी को फॉलो किया जाता है। तो यही क्या हो गया, स्टैंडर्ड टाइम ऑल ओवर इंडिया के लिए। दिस इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी इंडिया पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ स्टैंड करता है, यानी पूरी दुनिया के साथ अगर इंडिया को हम कंपेयर करने वाले तो इंडिया की पोजीशन एक्सटेंड क्या है। चलिए हम बात करते हैं। इंडिया जो है आपको पता है क्लियरली कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अगर कोई है तो कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है। तो एशिया कॉन्टिनेंट का मोस्ट साउथ पार्ट, सबसे ज्यादा साउथ पार्ट कौन ऑक्यूपाई करता है, इंडिया। ठीक, इंडिया ऑक्यूपाइज ग्रेटर पार्ट ऑफ साउथ एशिया। एशिया के साउथ पार्ट में ज्यादातर पूरे एरिया को घेरा हुआ कौन सी कंट्री है, एक तो अकेले इंडिया कंट्री ही है। दूसरी बात ये कि इंडिया है सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। एशिया का जो ईस्ट और वेस्ट पार्ट है उसके बीचों बीच में कौन लोकेट कर रहा है, इंडिया लोकेट करता है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया ही वो कंट्री है जो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। इट इज द सेपरेटिंग पॉइंट। ठीक, और तीसरी बात हम कर रहे हैं कि इंडिया के पास से होते हुए, यानी आप देखेंगे श्रीलंका और इंडिया के बीच से जो सी रूट है ना, वहां पर जो सी रूट जा रहा है नीचे जो पूरा इंडियन ओशियन है उसे ट्रांस इंडियन रूट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ट्रांस इंडियन रूट कहते हैं। ये जो ट्रांस इंडियन रूट्स है, यहीं से यूरोप से जितने भी आने वाली जहाज हैं, इस साइड यूरोप से आने वाले जितने भी जहाज शिप्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, एशिया के दूसरे कंट्रीज में। यानी यूरोप के पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है एशिया के पूरे साउथर्न कंट्रीज से। यानी यूरोप कॉन्टिनेंट को अगर एशिया कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करना है तो उसे इंडिया के ट्रांस रूट से होकर जाना ही पड़ेगा। यानी इस पार्ट से, यूरोप के किस पार्ट से अगर कोई भी जहाज, ये तो हमारा बीच में इंडिया एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर पूरा एशिया है, तो यूरोप से आने वाला कोई भी शिप जो होगी, कोई भी समुद्री जहाज होगा, उसे इंडिया होकर गुजरना ही पड़ेगा। यानी बीच में इंडिया आता ही है और उसे इंडिया के पोर्ट से, इंडिया के सी रूट से जाना ही पड़ेगा। यानी कि इंडिया क्या है, एक मिड पॉइंट या जंक्शन पॉइंट हम बोल सकते हैं। जंक्शन मतलब जहां से जुड़ा हुआ है, इन दोनों को जोड़ने के वाला। ठीक, तो ये जंक्शन पॉइंट है यूरोप और एशिया के कंट्रीज के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि द ट्रांस इंडियन रूट्स कनेक्ट्स यूरोप विद एशिया। जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स है, ये क्या करता है, यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है। यानी एशिया का बहुत ज्यादा, इंडिया का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यूरोप और एशिया के सी ट्रांसपोर्ट को कनेक्ट करने में। ठीक, और तो और इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन ऑन इंडियन ओशियन। नीचे जो इंडियन ओशियन है, यानी इंडियन ओशियन पूरा महासागर है, उसमें सबसे ज्यादा जो कोस्टल लाइन है, यानी उसमें सबसे ज्यादा किनारे पे कौन है, इंडिया ही है। यानी उस सी का सबसे ज्यादा, उस ओशियन का सबसे ज्यादा कोस्टल किनारा एरिया कौन घेरता है, इंडिया घेरता है। इसलिए तो उस ओशियन का नाम क्या रखा गया है, इंडियन ओशियन रखा गया है। तो यही चीज जो है इंडियन ओशियन के नाम को जस्टिफाई करती है। दिस थिंग जस्टिफाइज इंडियन ओशियन बिकॉज इंडिया ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन ऑन इंडियन ओशियन।
इंडियन ओशियन के लार्जेस्ट कोस्टल लाइन के पूरे किनारे को कौन घेरता है? इंडिया ही घेरता है, इसलिए उस सी का, उस ओशियन का नाम क्या रख दिया गया है? इंडियन ओशियन रख दिया है। तो ये है इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड। तो अब हमें बात करना है इंडियाज कॉन्टैक्ट विथ द वर्ल्ड, यानी इंडिया के जो कॉन्टैक्ट है, इंडिया का जो संपर्क है पूरी दुनिया से कब और कैसा रहा है, कितना पुराना रहा है। तो इंडिया का जो सी रूट वाला ट्रांसपोर्ट है उससे भी ज़्यादा पुराना क्या है? इंडिया का लैंड रूट। जी हाँ, बहुत सारे इन्वेडर्स जो हमारे यहाँ सी से आए, उनसे भी पहले कई इन्वेडर्स कहाँ से आ चुके हैं? लैंड से आ चुके हैं। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल्स और उनके पहले और भी इन्वेडर्स सारे लैंड रूट से आए थे। बाकी उसके बाद के जो इन्वेडर्स है जैसे कि ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच, ये सारे किससे आए थे? सी रूट से आए थे। तो हम कह सकते हैं कि सी रूट से भी ज़्यादा पुराना कौन सा रूट है? हमारा लैंड रूट है ना। जो मैरीटाइम रूट है, जो सबसे पुराना रूट है जहाँ से ट्रेड होता था, व्यापार होता था, उससे भी ज़्यादा पुराना ट्रेड है हमारा, व्यापार जो है या कॉन्टैक्ट है पूरे वर्ल्ड से, किससे था? लैंड रूट से था। बहुत सारे मिशनरीज इंडिया आया करते थे, इंडिया से जाया करते थे। इंडिया से स्पाइसेस का ट्रांसपोर्टेशन, इंडिया से क्लॉथ, मुस्लिम क्लॉथ, छिंड्स क्लॉथ, है ना, इन सब का, सिल्क का, इंडिया के सिल्क का, कॉफ़ी का, टी का, कॉटन का, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से एक्सपोर्टेशन दूसरी कंट्रीज में हुआ करता था। ठीक, तो इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है पूरे वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा पुराना है। इंडिया का कॉन्टैक्ट दूसरे जो वर्ल्ड की कंट्रीज है उनसे बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें हम लोग, तो ये जो कॉन्टैक्ट है इंडिया का एक तरह से पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन भी था, साथ ही साथ एक तरह से क्लोज भी था। पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया का कॉन्टैक्ट ओपन कैसे था हम आपको बताते हैं। इंडिया में जो पाए जाने वाले रिसोर्स है जैसे कि कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस, है ना, क्लॉथ, ये जो रिसोर्सेस है इसने दूसरी कंट्रीज को अट्रैक्ट किया, यानी दूसरे लोग यहाँ पर आए तो उनके लिए ओपन हुआ इस वजह से। लेकिन इंडिया के अपर पार्ट में जो माउंटेन रेंजेस है और लोअर पार्ट में जो सी है, इसने लोगों को आने से भी रोका, क्योंकि माउंटेन की वजह से लैंड रूट से आना बहुत मुश्किल हुआ करता था। कोई भी आसानी से हमला नहीं कर सकता और अंदर नहीं आ सकता कंट्री के, और सी रूट से भी बहुत बड़ी सेना लेकर आना पॉसिबल नहीं था कि सबको किस में आना पड़ता, नाव में। तो एक तो जहां रिसोर्सेस ने दूसरी कंट्रीज को अट्रैक्ट किया इंडिया में आने के लिए और इंडियन पीपल को दूसरे पूरे कंट्रीज में घूमने के लिए, साथ ही साथ इसे रोका भी हमारे यंग फोल्डेड माउंटेन्स और नीचे जो ओशियंस और सीज है, इन्होंने दूसरे इन्वेडर्स को आने से भी रोका। तो इंडिया का कांटेक्ट बना भी रहा, साथ ही साथ रुका भी रहा। तो दिस इज इंडियाज कांटेक्ट विद द वर्ल्ड। तो अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है इंडियाज कांटेक्ट विद द वर्ल्ड, यानी इंडिया का कांटेक्ट पूरे वर्ल्ड के साथ कैसा रहा, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो इंडिया का कांटेक्ट बहुत ही पुराने समय से, बहुत ही एंशिएंट टाइम से पूरे वर्ल्ड के साथ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने समय से ही वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज इंडिया आती थी या फिर इंडिया से रिसोर्सेज लेकर जाती थी, या इंडिया से रिसोर्सेज दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट हुआ करते थे पूरे वर्ल्ड में। ठीक, यानी कि इंडिया का कांटेक्ट जो है बहुत ही पुराना है, दूसरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज, हमारे वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज है उनके साथ बहुत ही पुराना कांटेक्ट है। साथ ही साथ इंडिया जो दूसरी कंट्रीज के लिए एक ओपन लैंड भी था, साथ ही साथ एक क्लोज लैंड भी था। यानी इंडिया का कांटेक्ट ओपन तो है पूरे वर्ल्ड के लिए, साथ ही साथ क्लोज्ड भी है। ओपन कैसे, हम इसकी बात कर लेते हैं। हमारे जो भी कंट्रीज में पाए जाने वाले रिसोर्स है, जैसे कि अलग अलग प्रकार के क्लॉथ्स हैं, कॉटन है, सिल्क है, साथ ही साथ हमारे यहाँ पाए जाने वाले रिसोर्सेज जैसे कि स्पाइसेस, है ना, मेडिसिनल हर्ब, श्रब, सैंडलवुड, ये सारे जो हैं दूसरे कंट्रीज को अट्रैक्ट करती थी इंडिया में आने के लिए, या इंडिया से सामान दूसरी जगह भेजा जाता था। तो ये तो अट्रैक्शन हो गया, यानी क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कॉन्टैक्ट जो है ओपन है पूरी तरह से। क्लोज की बात नहीं कर रहे हैं, क्लोज का मतलब है पास वाला कॉन्टैक्ट, ठीक है, उस क्लोज की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरी जो मार्केट है, पूरा वर्ल्ड है, इंडिया के कॉन्टैक्ट में था। लेकिन साथ ही साथ कई कंट्रीज को या कई लोगों को कुछ अलग मकसद रखना है, लोगों को कांटेक्ट को रोका भी हमारी कंट्रीज ने। कैसे, इंडिया के अपर पार्ट में यंग फोल्डेड माउंटेन्स है, माउंटेन रेंजेस, इससे कोई भी अपनी सेना लेकर हमला करने नहीं आ सकता था इंडिया पर, है ना। अपर पार्ट में माउंटेन रेंजेस ने रोका इंडिया पे इन्वेड करने से, यानी उनका कांटेक्ट दूर रखा इंडिया से। दूसरा कि लोअर पार्ट में चारों तीनों तरफ से जो सी है ना, जो भी समुद्र है, ओशियंस है, उन्होंने भी बड़ी सेना को आने से रोका। अगर सी नहीं होता तो लैंड रूट पे कोई भी बड़ी सेना आ जाती, लेकिन अब जिसको भी आना है किस में आएगा, वो शिप्स में आएगा। तो शिप्स में बहुत बड़ी सेना नहीं आ सकती। तो इन्वेडर्स को और दूसरे जो इंडिया से कांटेक्ट करना चाहते थे उनको भी रोका है किसने, सी और ओशियन ने। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का कांटेक्ट जिस समय ओपन था पूरे वर्ल्ड के लिए, उसी समय क्लोज भी था। लेकिन हमारा कांटेक्ट जो पूरे वर्ल्ड के साथ हमेशा बना रहा एंशिएंट टाइम से।
इंडिया के बहुत सारी चीज़ें रिसोर्सेस एक्सपोर्ट हुई। इंडिया का जो डेसिमल सिस्टम, न्यूमेरल सिस्टम है, वो भी पूरे वर्ल्ड में फैला यहीं से। नंबर सिस्टम भी इंडिया से फैला। बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन जीरो से लेके ट्रिग्नोमेट्री तक के बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जिनका इन्वेंशन इंडिया में हुआ और कहाँ तक फैला, पूरे वर्ल्ड में फैला है। इंडिया की सबसे पुरानी एंशियंट यूनिवर्सिटी जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? इंडिया में। इंडिया के जो बहुत पुराने एंशियंट रिलीजियस और हिस्टोरिकल बुक्स है जैसे कि रामायण, महाभारत एंड पंचतंत्र जी, ये सारी की सारी हैं पूरे वर्ल्ड में क्या हुई हैं? फेमस हुई हैं, आज भी फेमस है और पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि जो एंशियंट इंडिया का कांटेक्ट है पूरे वर्ल्ड के साथ कैसा था? क्लोज कांटेक्ट भी था, साथ ही साथ ओपन कांटेक्ट भी था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं। इंडियाज नेबर्स। तो अगर हम इंडिया के नेबर्स यानी कि पड़ोसी देशों की बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज हमारे नेबरिंग में, पड़ोस में हैं, तो उसमें से सबसे पहला नाम जो निकल कर आता है जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इन कंट्रीज से हम अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। साथ ही साथ हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज में श्रीलंका और मालदीव भी हैं। हम अफगानिस्तान से भी नॉर्थ वेस्ट में अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना। तो ये सारी कंट्रीज जो इंडिया की क्या है? नेबरिंग कंट्रीज है। इन कंट्रीज के साथ इंडिया के बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल क्या है? लिंक भी है। इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी इंडिया के ही एक पार्ट हुआ करते थे, वो रिसेंटली 1947 और 1971 में क्या हुए हैं? इंडिया से सेपरेट हुए हैं। जबकि ये उसके पहले 1947 के पहले वो इंडिया से ही कनेक्टेड थे पूरी तरह से। तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं, ये सारी कंट्रीज जो नेबरिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं, कभी ना कभी इंडिया का पार्ट हुआ करती थी, ठीक। तो ये इंडिया का जो टेरिटरी है, लैंड बाउंड्री, एक एंशियंट टाइम में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, लगभग पूरे एशिया में फैला हुआ था। लेकिन समय के साथ साथ इन्वेडर्स की वजह से और किंग्स और दूसरे टेरिटरीज का कब्जा होने की वजह से हमारी लैंड बाउंड्री क्या हो गई? धीरे धीरे सिकुड़ती चली गई। हमारे साथ जो है इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, जो नेबर्स हैं, हम किसके साथ शेयर करते हैं अपनी लैंड बाउंड्रीज? तो नेपाल हो गया, तिब्बत, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, इन सब कंट्रीज के साथ हम क्या करते हैं? अपना लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये हमारे नेबर्स हैं और इन नेबर के साथ हमारा बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल एज वेल एज बहुत ही ज़्यादा ज्योग्राफिकल कनेक्शन है। हम इनके साथ ट्रेड भी करते हैं। कुछ कंट्रीज के साथ हमारे स्ट्रेंड रिलेशन यानी तनावपूर्ण रिश्ते भी हैं जैसे कि पाकिस्तान और चाइना, और कुछ कंट्रीज के साथ हमारे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन भी हैं जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका और साथ ही साथ अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज से हमारा क्या बहुत क्लोज रिलेशन भी है। तो ये हो गई इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की बात। तो इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 CBSE खत्म होता है। तो आज इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, इंडिया का एक्सटेंट, इंडिया की लैंड बाउंड्रीज, साथ ही साथ इंडिया का जो टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। इंडिया का ट्रेड और इंडिया का साथ ही साथ नेबरिंग कंट्रीज के बारे में भी हमने पढ़ा, इंडिया के लैंड मास के भी बारे में पढ़ा। इतना सब ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल सिचुएशन पूरा जानने के बाद ये हमारा चैप्टर आज यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा है और आपको क्या डाउट है इसमें, आप कमेंट कीजिए नीचे। तब तक के लिए आप देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।